चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज है जैविक विविधता यानी जैविक संसाधनों और उनसे संबंधित ज्ञान तक पहुंच तथा लाभों का उचित एवं न्याय संगत साझाकरण विनियम 2025 अधिसूचित किया गया। तो ये नियम जैव विविधता अधिनियम यानी BDA 2002 के अनुसार राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किए गए हैं। इन नियमों का लक्ष्य जैविक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों को साझा करने के तरीकों को बताना है। इसमें डिजिटल अनुक्रम जानकारी या उससे जुड़ी जानकारी भी शामिल है। इन नियमों को 2014 के नियमों के स्थान पर अधिसूचित किया गया है। नए नियमों या विनियम के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। तो पहले से जानकारी और अनुमति। तो अगर कोई व्यक्ति या उद्योग जैविक संसाधनों का उपयोग करना चाहता है तो उसे NBA से पहले अनुमति लेनी होगी। जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत अधिसूचित औषधीय पादपों के उपयोग के मामले में लागू नहीं होगा। लाभ साझाकरण की मात्रा। तो इसमें व्यक्ति उद्योग के वार्षिक टर्नओवर के आधार पर अलग अलग श्रेणियां बनाई गई हैं। 1 करोड़ से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले सभी उपयोगकर्ताओं के प्रतिवर्ष उपयोग किए गए संसाधनों की जानकारी सहित एक विवरण साझा करना होगा। जिन जैव संसाधनों का संरक्षण या आर्थिक मूल्य बहुत अधिक है उनके मामले में लाभ साझाकरण कम से कम 5% होना चाहिए। यह नीलामी की राशि, बिक्री मूल्य या खरीद मूल्य में से किसी एक पर आधारित होगा। यदि इनका वाणिज्यिक या व्यावसायिक उपयोग किया जाता है तो यह हिस्सा 20% से भी अधिक हो सकता है, जैसे लाल चंदन, अगरवुड आदि। बौद्धिक संपदा अधिकारों का वाणिज्यकरण। तो आवेदक NBA को तय मौद्रिक लाभ या साझा गैर मौद्रिक लाभ का भुगतान करेगा। देखते हैं पहुंच और लाभ साझाकरण क्या है। तो ABS एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आनुवांशिक संसाधनों का उपयोग करने वाले व्यक्ति या देश और इन संसाधनों को प्रदान करने वाले व्यक्ति या देश के बीच प्राप्त लाभों का न्यायपूर्ण और समान रूप से बंटवारा किया जाता है। फ्रेमवर्क। तो यह जैव विविधता अभिसमय के अंतर्गत शामिल है। बोन दिशा निर्देश और नागोयो प्रोटोकॉल 2010 ABS से संबंधित है। CBD के COP 16 2024 में डिजिटल अनुक्रम जानकारी के उपयोग के लिए बहुपक्षीय प्रणाली को अपनाया गया है। देखते हैं व्यक्ति का वार्षिक टर्नओवर भारतीय रुपए में और देय राशि कर के अतिरिक्त उत्पाद की वार्षिक सकल एक्स फैक्ट्री बिक्री मूल्य का प्रतिशत। तो 5 करोड़ तक शून्य रहेगा, 5 करोड़ से अधिक से 50 करोड़ तक 0.2%, 50 करोड़ से अधिक से 250 करोड़ तक तो 0.4% और 250 करोड़ से अधिक 0.6% तक। फिर अगली न्यूज है हमारी, केंद्र सरकार ने AVGC XR सेक्टर में क्रांति लाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी की स्थापना की घोषणा की। तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने FICCI एवं CII के सहयोग से मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी की स्थापना की घोषणा की। IICT की स्थापना एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी सेक्टर में भारत को वैश्विक मंच पर अग्रणी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। देखते हैं IICT के विषय में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज के संबंध में। तो यह संस्थान AVGC XR सेक्टर के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य करेगा। तो एक्सटेंडेड रियलिटी तकनीकें डिजिटल और वास्तविक दुनिया को जोड़ती है। इनके उदाहरण है वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी। यह संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के मॉडल पर आधारित होगा तथा इसे एक विश्व स्तरीय शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। भारत में AVGC XR सेक्टर की स्थिति। तो 2021 में वैश्विक AVGC XR बाजार का मूल्य $366 बिलियन था। वैश्विक AVGC XR बाजार में भारत की हिस्सेदारी फिलहाल 1% से भी कम यानी लगभग $3 अरब है। हालांकि 2030 तक इसके $26 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक VGC XR सेक्टर में भारत के अग्रणी राज्य के रूप में उभर रहा है। उल्लेखनीय है कि कर्नाटक को देश का IT हब भी माना जाता है। भारत में AVGC XR सेक्टर के विकास के प्रमुख कारण। तो OTT यूजर्स की संख्या में वृद्धि। 2024 में भारत के 547 मिलियन लोग यानी देश की 38.4% आबादी OTT से जुड़ी हुई थी। स्मार्टफोन उपयोग करने वालों की संख्या में वृद्धि। तो IAMAI और कातार की रिपोर्ट के अनुसार 2025 के अंत तक भारत में 900 मिलियन से अधिक लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे होंगे। इनमें अधिकांश आबादी ग्रामीण भारत की होगी। एनिमेशन और VFX की उपयोगिता का विस्तार। तो गेमिंग, एजोटेक, आर्किटेक्चर जैसे क्षेत्रों में इनका उपयोग व्यापक रूप से उपयोग हो रहा है। नई तकनीकों का उदय। तो ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी में निवेश लगातार बढ़ रहा है। अन्य कारण है अनुसंधान एवं विकास में निवेश बढ़ रहा है, साथ ही 5G नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है। आगे देखते हैं AVGC XR सेक्टर के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के लाभ। अधिक वृद्धि की क्षमता। एनिमेशन उद्योग की वृद्धि दर 25%,
अनुमानित मूल्य तो 46 बिलियन रुपए 2023 तक, और FICCI EY रिपोर्ट 2023 के अनुसार है ये। रोजगार के अवसर 5 लाख नई नौकरियां, शिक्षा, कौशल, औद्योगिक विकास और इनोवेशन पर एकीकृत तरीके से ध्यान। स्वदेशी बौद्धिक संपदा का सृजन तो देश में उपयोग और विश्व में विस्तार के लिए भारत की डिजिटल क्रिएटिव इकोनॉमी को समर्थन प्रदान करना। और भारत के सॉफ्ट पावर का विस्तार तो अत्याधुनिक कौशल का प्रशिक्षण, देश की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ समन्वय। अब बात करेंगे अगली न्यूज की, जो है मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स पर फ्रेमवर्क के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने हेतु भरत खेड़ा की अध्यक्षता में गठित समिति ने उपभोक्ता मामलों के विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। देखते हैं इसके विषय में। तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को फ्रेमवर्क में दिए गए स्कोरिंग मापदंडों के आधार पर रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स संबंधी स्वघोषणा करना अनिवार्य है। रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स को बिक्री, खरीद केंद्रों, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर तथा पैकेज्ड उत्पादों पर QR कोड के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स के प्रारंभिक चरण के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट को प्राथमिकता श्रेणी के रूप में चुना गया है। रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स का आकलन 6 मुख्य मापदंडों पर किया जाएगा। जो 6 मुख्य मापदंड है इनके: टूल्स, डिसअसेंबली डेप्थ, सॉफ्टवेयर अपडेट, मरम्मत संबंधी जानकारी, फास्टनर्स, स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रत्येक मापदंड के लिए स्कोरिंग मानदंड और भारांश विकसित किए गए हैं। उत्पाद के प्राथमिक भागों या प्रायोरिटी पार्ट्स के भारांश को जोड़ने के बाद 5 बिंदु वाले न्यूमेरिक स्केल पर रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स निकाला जाता है। इसका महत्व देखते हैं। तो मरम्मत या रिपेयर की सुविधा में सुधार, तो मोबाइल और टैबलेट उत्पाद श्रेणी से जुड़ी शिकायतों में काफी वृद्धि दर्ज हुई, जो 2022 से 23 के 19,057 से बढ़कर 2024-25 में 22,864 हो गई। संधारणीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, तो वे संधारणीय उपभोग को बढ़ावा देते हुए LIFE पर्यावरण के लिए जीवन शैली की अवधारणा को मजबूत प्रदान करती है। योजनाबद्ध तरीके से अप्रचलन के मुद्दे का समाधान, तो प्राय कंपनियां जानबूझकर ऐसे उत्पाद बनाती हैं जो थोड़े समय में खराब हो जाएं और नए उत्पाद खरीदने पड़े। रोजगार सृजन, तो थर्ड पार्टी द्वारा मरम्मत की अनुमति से रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। राइट टू रिपेयर के विषय में देखते हैं थोड़ा। तो इसमें कंपनियों से कहा गया है कि वे उत्पादों का जीवन काल बढ़ाने के लिए ग्राहकों और रिपेयर करने वाली दुकानों को स्पेयर पार्ट्स, उपकरण और उत्पाद की मरम्मत करने से संबंधी जानकारी उपलब्ध कराएं। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने 2022 में राइट टू रिपेयर पोर्टल इंडिया शुरू किया था, ताकि मरम्मत से जुड़ी आवश्यक जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके। फिर अगली न्यूज है हमारी, भारत जीनोम एडिटेड धान के किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश की पहली जीनोम एडिटेड चावल की किस्में विकसित की हैं। इनके नाम है DRR चावल 100 कमला और पूसा DST चावल 1। यह उपलब्धि भारत को जीनोम एडिटिंग तकनीक से चावल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बनाती है। चावल की एक किस्में CRISPR CAS आधारित जीनोम एडिटिंग तकनीक का उपयोग करके विकसित की गई हैं। CRISPR CAS जीनोम एडिटिंग तकनीक में किसी प्रजाति या फसल किस्म में किसी अन्य प्रजाति के DNA को प्रवेश कराए बिना उसके आनुवांशिक पदार्थ में सटीक संशोधन कर दिया जाता है। भारत की बायोसेफ्टी नियमावली के तहत सामान्य फसलों में साइट निर्देशित न्यूक्लियस 1 और SDN 2 प्रकार की जीनोम एडिटिंग को मंजूरी दी गई है। ICAR ने राष्ट्रीय कृषि विज्ञान निधि की सहायता से उपयुक्त किस्मों का विकास किया है। NASF कृषि अनुसंधान में मौलिक और रणनीतिक अध्ययन को सहायता प्रदान करती है। चावल के नए जीनोम एडिटेड किस्मों के विषय में देखते हैं। तो DRR चावल 100 कमला, तो इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद ने विकसित किया। इस किस्म के विकास के लिए सांबा मैसूरी चावल के किस्में में CKX2 यानी साइटोकाइनिन ऑक्सीडेज 2 जीन को संशोधित किया गया। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है जो पौधों की वृद्धि और कोशिका विभाजन में भूमिका निभाता है। पूसा DST चावल 1 के विषय में देखते हैं। तो इस किस्म का विकार ICAR के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR-IARI नई दिल्ली ने किया है। यह MTU 1010 कॉटन डोरा सन्नालू नामक बारीक दानों वाली चावल की उन्नत किस्म है। देखते हैं जीनोम एडिटेड चावल की किस्मों के लाभ। तो उत्पादकता में वृद्धि, उपज में 19% की वृद्धि हो सकती है। जल संरक्षण को बढ़ावा, तो 7,500 मिलियन क्यूबिक मीटर सिंचाई जल की बचत होगी। जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन ढलना, तो इससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 20% की कमी आ सकती है। और अन्य लाभ है, ऐसे चावल की किस्में सूखा, लवणता और जलवायु परिवर्तन को सह सकती हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बेहतर उपज प्रदान कर सकती हैं। आगे देखते हैं इसमें साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस के प्रकार।
तो SDN1 इसमें DNA सीक्वेंस टेम्पलेट का उपयोग किए बिना लक्षित उत्परिवर्तन किया जाता है। इसमें पौधों के प्राकृतिक रिपेयर मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है। SDN2 तो इसमें DNA सीक्वेंस टेम्पलेट का उपयोग करके लक्षित उत्परिवर्तन किया जाता है। इसमें भी किसी बाहरी जीन को प्रवेश नहीं कराया जाता। SDN3 तो इसमें किसी जीव में DNA सीक्वेंस टेम्पलेट का उपयोग करके बाहरी जीन या बड़े DNA सीक्वेंस को प्रवेश कराया जाता है ताकि वांछित गुण प्राप्त किए जा सके। फिर अगली न्यूज़ है हमारी 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए मध्यस्थता एक महत्वपूर्ण साधन है। तो यह विचार राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में आयोजित मध्यस्थता पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान व्यक्त किया। इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप भारतीय मध्यस्थता संघ की स्थापना की गई। भारतीय मध्यस्थता संघ का उद्देश्य विवादों के समाधान हेतु मध्यस्थता को एक प्राथमिक, संगठित और सुलभ विकल्प के रूप में स्थापित करना और उसका व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करना है। इसके विषय में देखते हैं तो यह आर्बिट्रेशन और सुलह के साथ साथ वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों में से एक है। 2016 से लेकर 2025 के प्रारंभ तक मध्यस्थता के जरिए 7,57,173 मामले निपटाए गए हैं। मध्यस्थता, आर्बिट्रेशन और सुलह के बीच अंतर देखते हैं। तो प्रकृति मध्यस्थता की बात करें तो स्वैच्छिक और अनौपचारिक, आर्बिट्रेशन में औपचारिक और कानूनी रूप से बाध्यकारी, सुलह स्वैच्छिक और अनौपचारिक। तीसरे पक्ष की भूमिका तो मध्यस्थ या तटस्थ तृतीय पक्ष संवाद को सुगम बनाता है, निर्णय नहीं थोपता है। आर्बिट्रेटर न्यायाधीश की तरह कार्य करता है, बाध्यकारी निर्णय देता है और सुलहकर्ता समाधान सुझाता है, समझौते का प्रस्ताव कर सकता है। बाध्यकारी निर्णय मध्यस्थता में नहीं, आर्बिट्रेशन हाँ और सुलह नहीं। निर्णय का लागू होना तो जब तक उससे अनुबंध में ना बदल दिया जाए तब तक इसे लागू नहीं किया जा सकता। आर्बिट्रेशन को निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है और इसे लागू किया जाता है। सुलह जब तक सहमति ना हो तब तक इसे लागू नहीं किया जा सकता। देखते हैं मध्यस्थता का महत्व। तो न्यायपालिका पर बोझ में कमी। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार देश में न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या 5 करोड़ से अधिक हो चुकी है। किफायती और शीघ्र न्याय तो मध्यस्थता से महंगे कानूनी शुल्क, अदालत के खर्च और लंबी कानूनी प्रक्रिया में लगने वाले समय की बचत होती है। सहकारी समस्या समाधान तो इसमें एक तटस्थ तीसरा पक्ष बिना किसी का पक्ष लिए संवाद को प्रोत्साहित करता है और समाधान तक पहुंचने में मदद करता है। भारत में मध्यस्थता को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम। मध्यस्थता अधिनियम 2023 तो यह एक एकीकृत व संस्थागत कानूनी फ्रेमवर्क स्थापित करता है। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 इसे 2018 में संशोधित किया गया ताकि प्री इंस्टीट्यूशन एंड सेटलमेंट की व्यवस्था प्रदान की जा सके। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 तो यह उपभोक्ता विवादों को निपटाने के लिए मध्यस्थता को एक त्वरित, आसान और किफायती तरीका के रूप में प्रोत्साहित करता है। सिंगापुर मध्यस्थता कन्वेंशन तो भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, देखते हैं अगली न्यूज जो है। DRDO ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण पूरा किया। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म के पहले सफल परीक्षण के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जिनके पास स्वदेशी हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम्स हैं। तो इसे एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट आगरा द्वारा विकसित किया गया है। यह भारत की पृथ्वी अवलोकन तथा खुफिया निगरानी और टोही यानी कि इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकोनाइजेंस ISR क्षमता को बढ़ाएगा। देखते हैं इसके विषय में SAP क्या है। तो यह मानव रहित एयरशिप है। पृथ्वी से 17 से 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में संचालित होता है। यह हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट के रूप में कार्य करता है और लंबे समय तक हवा में रह सकता है। HAPS 2 प्रकार के होते हैं। पहला एरोडायनेमिक, तो यह हवा से भारी हो सकता है जैसे कि फिक्स्ड विंग वाले विमान। दूसरा एरोस्टेटिक, तो यह हवा से हल्का होता है जैसे कि गुब्बारे और एयरशिप। लिफ्टिंग तंत्र, तो यह उड़ान के लिए हीलियम गैस का उपयोग करता है। ऊर्जा स्रोत, तो यह सौर ऊर्जा से संचालित होता है और रात्रि में संचालन के लिए ऑन बोर्ड बैटरियों का उपयोग करता है। SAP के सामरिक लाभ, तो स्थायी निगरानी या सैटेलाइट या विमानों की तुलना में किसी क्षेत्र के ऊपर कई दिनों या कई सप्ताहों तक निगरानी रख सकता है। इससे लगातार निगरानी और संचार में सहायता मिलती है। बहुउपयोगी प्लेटफॉर्म, तो इसमें इमेजिंग सेंसर, रडार और टेलीकॉम पेलोड्स लगाए जा सकते हैं। इससे सीमाओं की निगरानी, आपदा प्रबंधन और खुफिया अभियानों में मदद मिलती है। यह तकनीक ऐसे कार्यों को भी अंजाम देने में सक्षम है जो सैटेलाइट और ड्रोन नहीं कर पाते। इससे अंतरिक्ष जैसी व्यापक कवरेज मिलती है, वह भी कम लागत में। साथ ही इसे तेजी से तैनात किया जा सकता है और आवश्यकता अनुसार किसी भी समय और किसी भी रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। अब बात करेंगे अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहली न्यूज है कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना। तो राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में आई बाढ़ से कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के बैराज की संरचना को गंभीर क्षति पहुंचती है।
राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के विषय में देखते हैं। तो यह एक वैधानिक संस्था है। इसे राष्ट्रीय बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत स्थापित किया गया है। यह बड़े बांधों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय विनियामक के रूप में कार्य करता है। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के विषय में देखते हैं। तो ये बहुउद्देशीय परियोजना तेलंगाना में गोदावरी नदी पर स्थित है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। इस नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक में पश्चिमी घाट से होता है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यह विश्व की सबसे बड़ी बहुचरणीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना होगी। लिफ्ट सिंचाई परियोजना में जल को पंप या सर्ज पुल्स के जरिए ऊंचाई पर स्थित मुख्य वितरण चैम्बर तक पहुंचाया जाता है। फिर वहां से वांछित जगहों पर जल की आपूर्ति की जाती है। यह परियोजना 13 जिलों में 500 किलोमीटर में फैली है। इस परियोजना के अंतर्गत नहरों का नेटवर्क लगभग 1800 किलोमीटर तक विस्तृत है। फिर नेक्स्ट है एग्री फोटोवोल्टिक्स। तो हाल के विश्लेषण से यह सामने आया है कि एग्री फोटोवोल्टिक्स एक ऐसा मॉडल है जो भूमि उपयोग की दक्षता बढ़ाकर किसानों की आय में वृद्धि करता है। देखते हैं इसके विषय में। इसे सोलर फार्मिंग भी कहते हैं। इस मॉडल के तहत एक ही भू क्षेत्र का उपयोग मुख्य रूप से कृषि उत्पादन और द्वितीयक गतिविधि के रूप में सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम के द्वारा सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। प्रमुख घटक है इसके सोलर पैनल्स, सौर ट्रैकिंग प्रणाली जो सूर्य का अनुसरण करती है ताकि अधिकतम ऊर्जा प्राप्त की जा सके, छाया सहिष्णु फसलें तो अधिक सौर विकिरण और तेज हवाओं में सुरक्षा के लिए उगाई जाती है। प्रमुख लाभ है किसानों के लिए फसल विफलता की स्थिति में ऊर्जा उत्पादन से वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होती है। इससे खाद्य और ऊर्जा दोनों प्रकार की सुरक्षा प्राप्त होती है। पर्यावरण के लिए तो कार्बन उत्सर्जन में कमी होती है, साथ ही भूमि और जल का संरक्षण होता है क्योंकि सोलर पैनल्स की छाया से वाष्पीकरण में कमी आती है। फिर नेक्स्ट है इग्ला एस। तो भारतीय थल सेना के शत्रुओं के ड्रोन, हेलीकॉप्टर और जेट विमानों से निपटने के लिए नए रूसी इग्ला एस मिसाइल सिस्टम प्राप्त हुए हैं। देखते हैं इसके विषय में। तो इग्ला एस मैन पोर्टेबल है, यानी इसे एक आदमी भी ढो सकता है। यह कंधे से दागी जाने वाली व सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसे अधिक खतरे वाले क्षेत्रों में तैनात जमीनी सुरक्षा बलों द्वारा उपयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। यह वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स का एक अत्याधुनिक संस्करण है। प्रमुख विशेषताएं हैं, यह इंफ्रारेड होमिंग तकनीक का उपयोग करती है। यह हवाई लक्ष्यों की हीट सिग्नेचर को पहचान करके उन्हें निशाना बनाती है। मिसाइल दागे जाने के बाद यह स्वतः टारगेट के इंजन से निकलने वाली हीट का पीछा करती है। यह विशेषता इसे ड्रोन, हेलीकॉप्टर जैसे तेज और छोटे लक्ष्यों का निशाना बनाने में कुशल बनाती है। रेंज तो 6 किलोमीटर दूर तक तथा 3.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक के लक्ष्य को भेज सकती है। नेक्स्ट है डाई थैलेट। तो हाली अध्ययन में यह पाया गया कि डाई 2 एथिल हेक्सिल थैलेट के संपर्क और हृदय रोग से मृत्यु के बीच एक संबंध मौजूद है। देखते हैं इसके विषय में। तो इसे 20 थैलेट भी कहा जाता है। DEHP एक कृत्रिम रसायन है जिसे प्लास्टिक को लचीला बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। यह एक रंगहीन और लगभग गंधहीन तरल होता है। यह आसानी से वाष्पित नहीं होता। यही वजह है कि उत्पादन स्थल के पास भी वायु में बहुत कम मात्रा में प्राप्त होती है। यह जल की तुलना में गैसोलीन, पेंट रिमूवर और तेल जैसे पदार्थों में अधिक आसानी से घुलता है। यह कई घरेलू वस्तुओं में पाया जाता है जैसे भोजन रखने के कंटेनर, चिकित्सीय उपकरण, खिलौने, शैम्पू और लोशन। इस रसायन का असर विकसित हो रहे भ्रूण और पुरुष जनन तंत्र पर पड़ता है। फिर नेक्स्ट है मांगर बानी। तो मांगर बानी में पुरातत्वविदों ने निम्न पुरापाषाण काल के प्रागैतिहासिक औजारों की खोज की है। देखते हैं इसके विषय में। यह पुरापाषाण काल का एक स्थल है तथा दिल्ली हरियाणा सीमा पर अरावली पर्वतमाला में एक पवित्र उपवन पहाड़ी वन है। यह दिल्ली NCR के एकमात्र प्राथमिक वन में अवस्थित है। प्राथमिक वन वे वन होते हैं जो मानवीय हस्तक्षेप से लगभग अछूते रहते हैं और जिनमें देशी वृक्ष प्रजातियां स्वाभाविक रूप से उगती हैं। प्रमुख विशेषताएं इनकी, तो यहाँ आज से 1 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक लगातार मानव अधिवास का प्रमाण मिलता है। यहाँ के शैलाश्रय, शैलचित्र और गुफा चित्र लगभग 20,000 से 40,000 वर्ष पुराने हैं। फिर नेक्स्ट है होकाई 360 प्रौद्योगिकी। तो हाल ही में अमेरिका ने भारत को होकाई 360 तकनीकी उपकरण की बिक्री को मंजूरी दी है ताकि भारत अपनी निगरानी क्षमता को बढ़ा सके। देखते हैं इसके विषय में। इसके तहत रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स का पता लगाने, जियोलोकेट करने और उनका विश्लेषण करने के लिए निम्न भू कक्षा में मौजूद 3 उपग्रहों के समूह का उपयोग किया जाता है। भारत के लिए महत्व तो यह उन जहाजों का पता लगा सकता है जो विवादित या संवेदनशील क्षेत्रों में ट्रैकिंग से बचने के लिए अपने ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को बंद कर देते हैं। इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की समुद्री क्षेत्र संबंधी जागरूकता बढ़ेगी। भारतीय सशस्त्र बल अब मछली पकड़ने की अवैध गतिविधियों और तस्करी पर पहले से कहीं अधिक प्रभावी ढंग से निगरानी रखने और कार्रवाई करने में सक्षम होंगे।
फिर नेक्स्ट है चिनाब नदी। तो सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद भारत सरकार ने बगलिहार बांध से जल के प्रवाह को घटा दिया है। बगलिहार बांध जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर परियोजना का एक हिस्सा है। इसके विषय में देखते हैं। चिनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह नदी पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी में मिल जाती है। उद्गम स्थल है। यह नदी हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रा के दोनों ओर से निकलने वाली दो धाराओं चंद्रा और भागा के संगम से बनती है। प्रमुख सहायक नदियां हैं मियार नाला, सोहल, मरुसूदर, लीदर नदी आदि। झेलम नदी पाकिस्तान में झांग के पास चिनाब में मिलती है। संथारा। हाल ही में संथारा नामक जैन अनुष्ठान सुर्खियों में रहा। देखते हैं इसके विषय में। यह एक जैन धार्मिक प्रथा है जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से उपवास के माध्यम से अपने जीवन का अंत करने का निर्णय लेता है। तो ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म की स्थापना के समय से ही इसका प्रचलन चल रहा है और आगम में भी इसका उल्लेख मिलता है। प्रकार है त्रिविहार यानी भोजन त्यागना परंतु जल नहीं, और चौविहार में भोजन के साथ जल भी त्यागना। जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार संथारा केवल तभी किया जाना चाहिए जब मृत्यु निकट हो या जब कोई व्यक्ति वृद्धावस्था, असाध्य बीमारी या अकाल जैसी चरम स्थितियों के कारण धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो। कानूनी स्थिति 2015 में राजस्थान हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संथारा को अवैध माना जाना चाहिए तथा इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत आत्महत्या के बराबर माना जाना चाहिए, जिस पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। फिर सुर्खियों में रहा स्थल है हमारा अंगोला, राजधानी है लुआंडा। तो भारत ने अंगोला को $200 मिलियन का रक्षा क्रेडिट लाइन प्रदान करने की घोषणा की। भौगोलिक अवस्थिति देखते हैं। यह अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। सीमावर्ती देश है। रिपब्लिक ऑफ कांगो उत्तर में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो उत्तर पूर्व में, जाम्बिया दक्षिण पूर्व में, नामीबिया दक्षिण में। समुद्री सीमा अटलांटिक महासागर से लगती है। ठीक है। भौगोलिक विशेषताएं देखते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन पेट्रोलियम, हीरा, लोहा, फॉस्फेट, तांबा, फेल्डस्पार, सोना, बॉक्साइट, यूरेनियम आदि। प्रमुख नदियां हैं जाम्बेंजी, कुआंगो और कुआंजा आदि। कुआंगो नदी अंगोला और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के बीच सीमा बनाती है। जलवायु शुष्क मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु है। इस देश की जलवायु पर काफी हद तक उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली ठंडी बेंगुएला जलधारा का असर देखने को मिलता है। गौरतलब है कि ठंडी बेंगुएला जलधारा दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट के साथ उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, ये बात की हमने अंगोला की। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया है। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।